सेवक हैं, रमेश प्रभु जी भी जुड़ चुके हैं। तो तीनों हमारे की नोट स्पीकर जुड़ चुके हैं। तीनों का स्वागत करते हुए ये फेसबुक पर लाइव हो चुका है दोस्तों। फेसबुक पे तमाम जो लोग मेरे देख रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूं मैं। निश्चित ही आज मुंबई का जो मौसम है, वो थोड़ा बदला-बदला है। जो अ, हर रोज रहता है उसके अलावा आज मौसम बदला है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में, और आज से कुछ छूटें भी दी जा रही है, छूट दी जा रही है लॉकडाउन में। तो वो छूट को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो आने वाले दिन हैं, जो मौसम बदला है, तो आर्थिक जो हमारा स्ट्रक्चर है देश का, वो जो परिस्थिति बनी है, उसमें भी बदलाव होगा, ऐसा हमारा मानना है। बड़ी सकारात्मक और पॉजिटिव थॉट के साथ में दोस्तों। अ, मैं आपको बता दूं कि अभी 49 पार्टिसिपेट जुड़े हैं। जैसे जुड़ जाते हैं हम 2 मिनट के बाद इस कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं तमाम सभी लोगों को, फेसबुक पर जितने लोग दोस्त जुड़े हुए हैं, सीए रमेश प्रभु जी और सुनील शर्मा और एमएनएस टीवी के तमाम लोग, उनको और तमाम जो पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 28 मार्च से हम लोग पहले जो लॉकडाउन हुआ था, आज तक इस ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने एक मुहिम छेड़ा हुआ है। मुहिम मुहिम इस प्रकार का कि मदद और जागरूकता बढ़ाने का। आपकी बिजनेस कंपनी हो या आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज हो या प्रोफेशनल्स में हो, किसी में भी फील्ड में हो, तो उसमें एक अवेयरनेस का एक अभियान चला रहे हैं हम कि आप कैसे, और साथ ही इस संकट के समय में अ, हमारी जो सरकारें हैं, उनको हम कैसे मजबूत कर सकें। तो हमारी अभियान का पहला स्टेप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में मदद करें। उसमें कहीं न कहीं हमें आह्वान में लोगों ने माना, और औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन हो या मुंबई हाउसिंग फेडरेशन या पूना हाउसिंग फेडरेशन, थाना हाउसिंग फेडरेशन, तमाम हमारे जो वेल विशर्स हैं हाउसिंग फेडरेशन के लोग हैं, महासेवक हैं, वो एक बूँद-बूँद से जैसे घड़ा भरता है, उसी प्रकार से एक कई लाखों रुपए की मदद कर चुके हैं। कोई इस हाउसिंग सोसाइटी में 5,000, कोई 10,000, इस तरह से ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में लोग मदद दे रहे हैं, और एक बड़ा आंकड़ा बन चुका है। तो एक बड़ी मदद महासेवा के आह्वान पर दी जा रही है दोस्तों। दूसरा, हमने इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके अभी तक लाखों लोगों की चेन बनाई है, जिसमें अवेयर हुआ है, लोग जुड़े हुए हैं। और निश्चित ही इसमें ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने तमाम जो अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स है, जो घरेलू कामगार है दोस्तों, आपके घरों में हाउसिंग सोसाइटी में जो काम करते हैं, मेड बाय या ड्राइवर्स या सिक्योरिटी गार्ड, जो असंगठित घरेलू कामगार की कैटेगरी में आते हैं, अन डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है ऑलरेडी। उस पेंशन स्कीम में उसका सरकार का लिंक है, और सरकार की पेंशन स्कीम है, इसमें आपको उनका डाटा देना है। तो ऐसे डाटा देने का जो हमने आह्वान किया है, वो भी लाखों की संख्या में पहुंच चुका है, महाराष्ट्र से, मुंबई से। और हमने, हमारे जो महासेवकों ने इस तरह का जो अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर का डाटा देकर उन लोगों तक पहुंचाया, सरकार तक। अब सरकार इसमें पेंशन तो उनको देगी, और उन लोगों को प्रीमियम भी नहीं भरना है, इसका सरकार खुद प्रीमियम भरेगी। इस तरह का सरकार का वादा है, आह्वान है। तो पेंशन तो उनको मिलेगी, उम्र जो होगी उनकी रिटायरमेंट की, वो पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और साथ ही उन्हें इस संकट के समय में क्या सोच सकती है सरकार, वो भी डिसाइड करेगी, सरकार सोचेगी डाटा आने के बाद, पूरे देश भर से डाटा आने के बाद दोस्तों। और लास्ट, हम फार्म टू होम का हमारा जो संकल्पना है, खेतों से डायरेक्ट, किसानों के खेतों से डायरेक्ट वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, ग्रोसरीज, अनाज वगैरह कैसे डायरेक्ट हाउसिंग सोसाइटी में और लोगों के घर तक मिले, इस तरह का जो हमारा फार्म टू होम, उस बारे में भी बताएंगे आपको दोस्तों। और हमारी तमाम जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी में जो कंपलसरी है कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, हाउसिंग सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी, वो हम कर रहे हैं ऑनलाइन। तो हमारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं आप। और ऑनलाइन इस लॉकडाउन में और इस संकट के समय में आप ये भी एक प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट हाउसिंग सोसाइटी में, या आने वाले कोविड-19 के बाद जब वक्त आएगा, अर्थव्यवस्था हमारी सुस्त होगी, उसमें भी आप एज ए कंसल्टेंट डीम कन्वेंस का कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। आप सेल्फ रीडेवलपमेंट, तमाम इस तरह के जो कोर्स है ऑनलाइन के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में, और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह का हमारा अभियान है दोस्तों। साथ ही अवेयर और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और इस सब अभियान में हमने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जोड़ा, और साथ ही बाला साहेब पाटिल जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनको जोड़ा।
और साइना एनसी जो एनजीओ चलाती जायंट्स इंटरनेशनल की, उनको तमाम रोटरी क्लब, तमाम ऐसे डीडीआर डिप्टी रजिस्ट्रार और तमाम मिनिस्टर को जोड़ते हुए अभी हमारे पिछले शनिवार को हमने एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़, उदय सामंत और श्री बच्चू कडू ने आकर बताया कि हम एजुकेशन पर क्या कर रहे हैं आने वाले दिनों में। तो वो इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंस करके एक लाखों लोगों की चेन बनाने की कोशिश की है दोस्तों। आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सीधा तमाम जो विषय पे आता हूँ, और तमाम वो जो लोग हैं कोविड-19 के आज भी दोस्तों, हमारे ही देश की बात करें तो पॉजिटिव 190 का 1,90,000 1,90,000 का आंकड़ा पार करते हुए, और उसमें मैं कहूंगा कि करीबन रिकवर भी हुए। ऐसा नहीं बोले हम पॉजिटिव सोचें कि 90,000 जो रिकवर भी हुए, ठीक होकर भी आए, तो वो भी एक देखें कि परसेंटेज कहीं ना कहीं देश का पूरी दुनिया में कम है। तो उन तमाम जो भारत में और दुनिया भर में जो कोविड-19 के पेशेंट हो, प्रभु परमेश्वर परमात्मा उनको ठीक करे और जल्दी से रिकवर करे, इस तरह की प्रार्थना से आगे बढ़ते हुए हम आज सभी का स्वागत करता हूं महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के इस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, हमारा आज का सब्जेक्ट है आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ पैकेज एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इस विषय पर हमारे साथ की नोट स्पीकर हैं मिस्टर सतीश कोटियन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के, और स्वागत हाउसिंग फाइनेंस के दूसरे हमारे की नोट स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल कटारे, दोनों मौजूद है। अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे रमेश प्रभु जी को, जो महासेवा के चेयरमैन है। वो बताएंगे आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़, और आज का हमने ये सब्जेक्ट चुना है जो स्कीम्स का, वो क्या है और किस तरह से ये लोगों को बेनिफिट करेगा इस संकट के समय में। प्रभु सर। प्रभु सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद, या वो कनेक्ट नहीं है। तो मैं इनवाइट करूंगा सतीश कोटियन जी को, जो आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं। सतीश कोटियन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। आई थिंक मैं मेरे तहे दिल से मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ना आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, और आपने हमें ये जो मैसेज है, जो CLSS करके एक स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसमें लाखों लोगों को बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने का है, और अभी भी मतलब ऑलमोस्ट एक बहुत जन को ये बेनिफिट मिला है। हम ये सोच रहे हैं कि ना ये बेनिफिट का इंफॉर्मेशन या इसका नॉलेज या इस स्कीम के बारे में और जन को जानकारी दे, ताकि है ना ये स्कीम का बेनिफिट सब लोग मतलब सबको मिले। हम ये चाहते हैं कि है ना ये जो स्कीम है, मेजोरिटी ये स्कीम जो लॉन्च किया है, जो EWS या LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप के लिए या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये लॉन्च किया हुआ है। हम चाहते हैं कि है ना इसका बारे पे सबका एक अवेयरनेस क्रिएट होए। उस अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद अगर वो जो EWS वाले या अपने LIG या MIG के जो कैटेगरी के जो अपने क्या बोलते हैं सेगमेंट है, उन लोग ये स्कीम के बेनिफिट उनको मिले। हमारा ऑब्जेक्टिव यही कि इसके बारे पे जो आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जितने हो सकते हैं इसके अवेयरनेस क्रिएट करें, उसका बेनिफिट बताए, इससे क्या मतलब किसको बेनिफिट मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और ये स्कीम किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया है, ये सब हम बताएंगे। स्कीम से पहले स्कीम के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट कवर कर लेंगे, और बीच में अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है हम वो भी कवर कर लेंगे। बट उससे पहले हम ये डायरेक्टली में CLSS स्कीम से बिफोर गेटिंग इनटू द CLSS स्कीम, let me make you understand, मतलब let me spend some or 3-4 slide on the Swagat Housing Finance Company Limited, which is represented by me and my colleague Swapnil Katare. Let me cover on that. I think I'm not going to spend too much detailed on a company, but let me मतलब एक कंपनी के मतलब पहले एक पॉइंट कवर करने से पहले ये कंपनी क्या है और हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कितना नॉलेज है कि हम इसको राइटली जो CLSS स्कीम के बारे में आपको बता पाए।
आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में बताना। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी ऑलमोस्ट ए 25 ईयर ओल्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये आपका इसको प्रमोट किया गया है, इसका ये कंपनी का प्रमोटर है सीए रमेश प्रभु एंड फैमिली। और ये कंपनी आज भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ शेयर इनके पास ही है। और ये कंपनी है ये नॉन लिस्टेड, मतलब इवन कंपनी लिमिटेड होते एक नॉन लिस्टेड लिमिटेड का चेयरमैन है, फाउंडर है, उनका फैमिली ने ये कंपनी को प्रमोट किया है। ये मतलब जानते हो कि ना रमेश प्रभु जी को, जो इतने सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने पर्सनल या प्रोफेशनल में इन्वॉल्व होते हुए भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि है ना एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रमोट करे। आज से 25 ईयर पहले उन्होंने सोचा कि चलो हम भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फ्लोट करते हैं। और तब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तभी जो भी फाइनेंस मिलता था बैंक से तरफ से मिलता था। और तभी सिर्फ है ना एक या दो हाउसिंग जो एचडीएफसी लिमिटेड और दीवान हाउसिंग कंपनी था, सॉरी तभी सतीश जी सॉरी, दो ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थे। सतीश जी आपका सतीश जी, ब्रेक हो रहा है, हाँ, ऑडियो आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो ऑफ कीजिए, आपका वॉल्यूम क्लियर आ जाएगा। सॉरी बट वीडियो ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, थोड़ा ऑडियो सा ब्रेक वीडियो हो ऑफ, हाँ वीडियो ऑफ कीजिए, आपका वॉल्यूम क्लियर आ जाएगा। थैंक यू। एक मिनट। हाँ, मैं जी सर। मैं ये कह रहा था, जो मतलब आप ये देखिए रमेश प्रभु जी और उनके फैमिली का जो विजन था, आज 25 ईयर पहले उन्होंने सोचा था कि एक AEW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में उन्होंने सोचा कि है ना तब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या आपका जो बैंकिंग था उसको, मतलब ये कैटेगरी के वाले को मतलब एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि कंपनी फ्लोट करते हैं, इसके थ्रू हम एक हाउसिंग फाइनेंस मतलब ये कैटेगरी के पब्लिक को भी है ना हाउसिंग लोन का अनेबलमेंट करते हैं। इस आज दिन में ये कंपनी बॉम्बे से ऑपरेट हो रही है। हमारा विजन है कि है ना हम इसको कंपनी को एक्सपांड करें, हम ये करके हम आगे आगे चल रहे हैं। और ये कंपनी बेसिकली ये कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये पूरे इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेगुलेटर है। और ये कंपनी आता है आरबीआई के अंडर में। ये 100% एनएचबी जो है 100% ओन्ड बाय आपका आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये एनएचबी से के मतलब अप्रूव्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और इसका रेगुलर आपका इंस्पेक्शन हो आपका या आपका जो बिजनेस का ऑडिट हो, मतलब पूरे ऑडिट एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। और ये हमने रिसेंटली अपने को एनएचबी का रिफाइनेंस का मतलब हमें सैंक्शन लेटर मिल चुका है। मतलब हमारे रिकॉग्नाइज है कि हमको है ना एक तो रिकॉग्नाइज बाय नेशनल हाउसिंग बैंक है और नेशनल हाउसिंग बैंक से हमें रिफाइनेंस भी मिलता है, सैंक्शन हो चुका है। और हमारा जो हमको आपको बताया कि मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे EWS LIG और MIG का कस्टमर के साथ हमें काम करना है। और आज के दिन में इसको ये कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रमोटर के साथ जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इस कंपनी को एक लेवल तक लेके जाए और हम उस कैटेगरी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उस कैटेगरी के मैक्सिमम पब्लिक के साथ मिले और उस कैटेगरी के साथ काम करें जिनको हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरियस स्कीम है या उनका जो हाउसिंग फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है हम उनको मीट करें, हम उनको गाइड करें या हमको है ना उनको अनेबलमेंट करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम जो फंडिंग करते हैं
हम फंडिंग कर रहे अफोर्डेबल सेगमेंट वाले, मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं, और हम फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म। जो हाउसिंग फाइनेंस एक रहता है कि है ना, इसका मतलब जो जिसका भी रिक्वायरमेंट है, उन लोग चाहते हैं कि मेरे को मैक्सिमम पीरियड मिले, तो मतलब ऑन एन एवरेज हम 20 साल तक का लोन देते हैं, ताकि उनके जो इंस्टॉलमेंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट कम रहे और वो इजीली बढ़ पाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लॉन्ग टर्म फंड देते हैं जो 20 साल तक उसका वैलिड, मतलब लोन टर्म रहता है। और हम है ना लोन देते हैं नया घर खरीदने के लिए, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या घर इम्प्रूवमेंट, मतलब आपका रिपेयर करना है या घर का एक्सटेंशन करना है, इसके लिए हम इसको लोन, मतलब इसका फंडिंग करते हैं। और सेकंड थिंग, हम उस सेगमेंट वाले को काम के साथ काम करते हैं जो आज हम बोलते हैं कि है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं है। हम उन कस्टमर के साथ काम करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बोल रहा हूँ कि है ना, जहाँ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक कैश सैलरी, ऐसा कंपनी में काम कर, मतलब जहाँ कैश सैलरी मिलता है, जिधर फॉर्म 16 नहीं मिलता है, उस कस्टमर के साथ हम काम करते हैं। जहाँ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसा कि किराना शॉप है, या आपका है ना होलसेलर वेजिटेबल वेंडर हो, आपका है ना फूड स्टॉल हो, जो इनके पास जो फॉर्मल इनका इनकम टैक्स का पेपर या इनकम टैक्स का क्लियर पेपर नहीं रहता है, हम उस कस्टमर सेगमेंट के साथ काम करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव है छोटे लोगों के साथ काम करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनको हम हेल्प करें जिसको फॉर्मल, जैसा कि आप बैंक या किसी के बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाओगे तो वो तो सीधा मतलब सैलरीड क्लास रहेगा, तो वो बोलेंगे कि ना कैश सैलरी वाले को हम एंटरटेन नहीं करते, या सैलरी 25,000 से नीचे रहेगा तो हम एंटरटेन नहीं करते। वो एक बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, बड़े बड़े बैंक हो, ये छोटे लेवल को एंटरटेन नहीं करते, या जो बोलते हैं कि हमारे पास मिनिमम इनकम टैक्स है, या है ना हमारे पास सिर्फ 1 साल का इनकम टैक्स है, या हमारे पास हम वो जो क्लियर क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का पेपर नहीं है, तो उनके लिए जरा लोन मिलना डिफिकल्ट है। हम उन सेगमेंट से साथ काम करते हैं जिसके जो कैश सैलरी हो या छोटा बिजनेस हो, हम उनके साथ काम करते हैं। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव है कि अफोर्डेबल सेगमेंट के साथ काम करें और उनका एक ड्रीम फुलफिल करे कि उनके पास एक अपना घर हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। नेक्स्ट सपने। जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो टारगेट कस्टमर है ईडब्ल्यूएस एलआईजी कस्टमर है, ये हमारा है। और हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो आज के दिन में हम फंडिंग करते हैं, हम बोलते हैं कि ना आपको खुद को रहने के लिए अगर घर आप खरीदते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो तो ही फंडिंग करते हैं। मतलब हम कोई इन्वेस्टर को, जिसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब किसी के पास, एक कस्टमर के पास घर है बट उसको दूसरा घर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेना है, हम उस कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते। हमारा फर्स्ट रहता है, जब भी कस्टमर आएगा हम पहला पूछते हैं आपको घर लेना है, ये आपको खुद के रहने के लिए है या रेंटल है। अगर हम खुद के रहने के लिए है तब जाके हम उनके साथ बात करते हैं और उनको है ना हम ट्राई करते हैं कि उनको लोन सैंक्शन करके डिस्बर्समेंट करें। मतलब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको खुद को रहना है या रेंट पे देना है। रेंट पे देना है या इन्वेस्टमेंट करना है, हम उस कस्टमर के साथ काम नहीं करते। हमें ये ऑब्जेक्टिव है, हमें उसी कस्टमर को हेल्प करें जिसको खुद के लिए रहने के लिए घर चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांगली, मतलब हमारे जो 100% जो कस्टमर है आज के दिन में, जो भी अभी लास्ट 1 साल से या 2 साल से हम डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, 100% कस्टमर जो खुद के लिए रहने के लिए चाहिए, उसी कस्टमर को हमने फंडिंग किया है। और हमारा जो एवरेज टिकट साइज है, हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस एलआईजी है, उस ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, एलआईजी मतलब लोअर इनकम ग्रुप है। हम उस सेगमेंट के साथ काम करते हैं, उनके जिससे कि उनके पास एक 4 से 5 लाख तक का ओन कंट्रीब्यूशन है,
हम एक 10 से 12 लाख या 13 लाख तक का लोन देंगे तो उनका एवरेज जो क्या बोलते हैं, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी अराउंड 15 से 18 लाख तक का जो है उस कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं। मतलब प्रिडोमिनेंटली हम बोल सकते हैं कि अगेन हम बोल रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं जैसे कि हम अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो पैरामीटर दिखता है कि एवरेज 10 से 13 लाख का एवरेज टिकट साइज आता है। मतलब हम उसी कस्टमर को जिसका टोटल परचेस पावर या अपना टोटल कॉस्ट रहेगा 15, 16, 17 लाख जितना रहेगा, हम उसी कस्टमर के साथ काम करते हैं। हमारा जो मिनिमम लोन देते हैं हम 2 लाख से लेके 50 लाख तक देते हैं, बट वो 50 लाख या 25 जो हमारा जो 90% ऑफ अ कस्टमर या 95% ऑफ अ कस्टमर जो है हमने या जो लोन किया है वो 15 लाख से नीचे ही है। ये जो 50 लाख हम ऑफर करते हैं, हमारा शायद है ना इतने लोन में 1 या 2 केसेस रहेगा जो मतलब 25 लाख के ऊपर होगा, बट 95% लोन जो है हम 15 लाख का नीचे ही दिए है। तो अगेन हम वो जो बोल रहे हैं कि हम अफोर्डेबल, हम ये जो पैरामीटर हम बात कर रहे हैं, हमने जो हमारा पॉलिसी बनाया है, हमने बोला है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए देंगे, हमारा एवरेज टिकट से 10 से 12 लाख तक देगा। हम हमारा जो 90% या 95% लोन 15 लाख के नीचे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो पॉलिसी हमने बनाया हम उस पॉलिसी को फॉलो करके हम अगेन हम बोल रहे हैं कि LIG या EWS के वो टीम के साथ या उस सेगमेंट के साथ ही हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो लोन हम देते हैं ऑलमोस्ट 60% ऑफ अ लोन हम जो सैलरीड क्लास है, इसमें कैश सैलरी, चेक सैलरी ये दोनों का आ जाते हैं। हम 60% अपने टोटल लोन का 60% हम सैलरीड कस्टमर को देते हैं और 40% हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हमारे इधर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपका किराना शॉप चला रहा है, आपका फूड स्टॉल चला रहा है या आपका मेडिकल स्टोर चला रहा है, हमारा वो कस्टमर है जो 40% ये इनका आपका क्लियरली इनकम टैक्स डॉक्यूमेंटेड पेपर नहीं रहेगा, उस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हमारा टोटल 100 लोन करते हैं तो 60 लोन हम सैलरीड क्लास की तरफ देते हैं और 40 लोन हम सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा जो लास्ट 1 ईयर में जितने भी हमने डिसबर्समेंट किया तो 90% ऑफ अ कस्टमर को हमने ये जो PMY प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम CLSS जो स्कीम बोल रहे हैं, उस स्कीम के अंदर हमने 90% अपने कस्टमर को हमने बेनिफिट मिला है। मतलब हमारा अगर 100 केसेस डिस्बर्समेंट हुआ है, 90 कस्टमर को हमारे तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर पे CLSS मतलब क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंडर जो बेनिफिट मिलता है हमारे 90% कस्टमर को मिला है, जो लास्ट 1 ईयर में या 2 ईयर में जो हमने डिस्बर्समेंट किया है। तो इसमें क्या होता है कि ना हमारे पास आते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि ना आपको मतलब उस कस्टमर को हम प्रायोरिटी देते हैं जो हम स्टडी करते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट या उसका प्रॉपर्टी, उसका इनकम डॉक्यूमेंट, उसका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम स्टडी करते हैं कि अगर इसको ये बेनिफिट मिल सकता है, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हम उनको बेनिफिट दिलाना चाहते हैं कि जो छोटे लोग जिसको ये बेनिफिट करने से उनका बहुत बड़ा इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी को ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा कि हम 90% को हमसे जितना लोन किया है 90% कस्टमर को हमारे तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम की तरह हमने ये बेनिफिट दिलाया है। और हम वो जो आपको बताया कि हम जो सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट उनका वो इनकम है करके प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे वो डॉक्यूमेंट थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि वो अपने जो मेरा इंस्टॉलमेंट जो है या उसका जो ओन कंट्रीब्यूशन उनको लेके आना है वो दे सकता है। उस सेगमेंट के साथ कस्टमर के साथ हम ये मतलब काम करते हैं। यस, और आपको पहले ही बताया कि हमने ये जो पैरामीटर हमने लगाया है इसका प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर, इसका सिस्टम पूरे हम डिवाइस किए हैं, उसी के दायरे में रहते हुए हम काम करते हैं। कोई भी हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि ना मतलब इवन दो हम बोलते हैं कि अफोर्डेबल के साथ काम कर सकते हैं बट उसी के अराउंड हमने ऐसी पॉलिसी बनाए हैं कि हमने जो
लोन देते हैं वो हमारा सेफ्टी रहे, वो कस्टमर हमारा इंस्टॉलमेंट रेगुलरली भरे, ताकि हमारा कंपनी भी कभी ग्रोथ हो। जब हमारा कंपनी का ग्रोथ होगा तब जाके हम और कस्टमर के साथ या और कस्टमर को साथ हम कर सकते हैं, या हम उनको लोन डिसबर्समेंट कर सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट स्कीम जो अवेलेबल है हम उसका बेनिफिट उनको दिलाते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंपनी के बारे में, ये मतलब ये अपना पॉलिसी हो, प्रोसीजर हो, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी हाउसिंग का रिलेटेड जो स्कीम्स है हम उनको एकदम ध्यान में रखते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर और हमारा प्रोसेस पूरा डिफाइन करते हैं। ये अपने कंपनी के बारे। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकी जो हमारा आज में कुछ नए डायरेक्टर है। इस नए डायरेक्टर में 4 सीए है और बाकी मतलब 4 सीए है, और ये बहुत सारे मतलब दूसरे जो प्रोफेशनल है इन्होंने मतलब अच्छे जैसा कि है ना हमारे एचबी हरनाल है, इन्होंने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नाबार्ड में काम किया है, जो और सिविल इंजीनियर है, जो आरबीआई का नाबार्ड जो आरबीआई का अंडर आता है उसमें काम किया है। बाकी हमारे डायरेक्टर जो है बड़े बड़े जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक में काम किए हुए हैं। मतलब ये जो डायरेक्टर्स है आप समझ सकते हो कि 4 सीए है, एक मतलब 9 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर 4 आर सीए। आई थिंक उसमें आपको दिखता है कि ये एक बोर्ड जो हमने फॉर्म किया है उसका वैल्यू या उसका मतलब एक मतलब वो जो कंपनी को जिस तरीके से इन लोग मॉनिटर करते हैं या जिस तरीके से गाइड करते हैं, हमारा मतलब हाईली क्वालिफाइड बोर्ड टीम है। आई थिंक ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा आप पढ़ सकते हो कि मिस्टर साना प्रभु है, ये हमारे जो माँ सेवा का फाउंडर है, उनका मिसेस है, और प्लस आप ये सब मिस्टर हरनाल है, रविंद्र शेट्टी है, ये अपने एक प्रोफेशनल है, और एमजी शानबाग एक्स कैनरा बैंक का स्टाफ है, मनीष शर्मा प्रैक्टिसिंग सीए है, बीसी लोधा प्रैक्टिसिंग सीए है। ये अपने बोर्ड का कंपोजिशन है। और आज के दिन में हम जो मैनेजमेंट टीम है, माई सेल्फ है, मैं खुद उसको लीड कर रहा हूँ, सप्रिल कटारे है और सिद्धार्थ प्रभु है, ये रमेश प्रभु का सन है, ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड सीए है। वो आज के दिन में उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। और हमें असिस्ट करने के लिए जो एक्सपीरियंस जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग जो हमारे अंडर पे काम करते हैं, जो टीम करता है, वो सेल्स टीम हो, खरीद टीम हो, प्रिंट टीम है, तो कम से ऑन एन एवरेज 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है आज के दिन में, आपने बोला कि ये जो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलाना है, हमारा क्रेडिट जो सैंक्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है आपको, कि अगर होगा या हमारा कंपनी सफर होगा, हमें देखते हैं हम उनको उस तरीके से उसको इवेल्युएट करें ताकि उसका वो जो ड्रीम है, मतलब वो उसको हम उस गाइड करें कि अपना ओन कंट्रीब्यूशन प्लस आपका कंफर्टेबली जो इंस्टॉलमेंट भर सकते हो उतना ही लोन लो, ताकि आपका बजट में बैठे और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमारा क्रेडिट जो प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रांग है, और ये पूरे के पूरे क्रेडिट प्रोसेस हम है ना पूरा टेक्नोलॉजी थ्रू या हम है ना सिस्टम थ्रू प्रोसेस करते हैं, और हमारा जो टैट है इंडस्ट्री लेवल में बहुत ही अच्छे है। और हमारे जो लोन बुक है जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, उनका टोटल एक्सपीरियंस 100 ईयर प्लस है। मतलब अगर हर एक आदमी का जो अगर एक्सपीरियंस ऐड करें, 20 ईयर है, स्वप्निल का एक 15 मतलब 10 साल है, सिद्धार्थ जी का 5-6 साल है, अगर ऐड करते हैं तो हमारा टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन 100 है। तो मतलब आप देख सकते हो जो एक्सपीरियंस मैंने बोर्ड टीम बताया, सेम वे ये जो मैनेजमेंट टीम है उतना ही एक्सपीरियंस है और कैपेबल है। और हमारा जो कलेक्शन प्रोसेस हो वो उसके स्पेशलाइज्ड टीम है, जो कस्टमर को जो क्रेडिट होने के बाद हम इस तरीके से कस्टमर के सच में रहते हैं कि हम उनका, जैसे कि अभी जब भी जो ये जो सिचुएशन चल रहा है,
हम अपने एक एक कस्टमर से हमने कांटेक्ट करके बात किया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्सटेंड किया है मोनिटोरियम, हमने हर एक कस्टमर को उनके पास गाइड किया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये या आरबीआई ये मतलब आपको फैसिलिटी दे रहा है, बट वो फैसिलिटी लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा या आपको क्या नुकसान होगा। हमने एक एक कस्टमर से बात किया। तो हमारा स्ट्रेंथ है कि आज हम जब ऐसे सब सिचुएशन होता है, हम एक एक कस्टमर के साथ टच में रहते हैं, और कस्टमर को ये सब बेनिफिट, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेनिफिट हो, जो भी नया स्कीम आता है या गाइड करते हैं, वो हमारा स्ट्रेंथ है। और इसमें से कि आज के दिन में अगर किसी कोई भी कस्टमर है स्वागत हाउसिंग का, उनको पता है कि है ना, ये जो गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने जो मॉनिटोरियम का जो फैसिलिटी दिया है, उसको करना या नहीं करना है, या उसको एक्सेप्ट करे तो क्या बेनिफिट है, अगर एक्सेप्ट या क्या क्या लॉसेस है। तो हमने हर एक जन से बात करके, हमारा जो कलेक्शन टीम है या अपना ऑपरेशन टीम है या अपना अकाउंट्स टीम है, उन्होंने हर एक कस्टमर से गाइड किया है। यही अपना स्ट्रेंथ है कि हम कस्टमर के साथ हम टच में हैं, और कस्टमर को हर एक मतलब हम एक फील देते हैं कि अपना आप मतलब इनको एक फील देते हैं कि आप वो कभी भी कस्टमर उनका कुछ भी क्वेरी हो, आइदर वो अपने ब्रांच पे विजिट करे, या विजिट नहीं कर पा रहे, या अपने एग्जीक्यूटिव को फोन करके वो अपने प्रॉब्लम या उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंटली वो बता मतलब ये वो पूछ सकते हैं। हमने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि कभी भी कस्टमर वॉक इन कर सकता है। हम वो कस्टमर को हमेशा वेलकम करते हैं कि उनको एक फील देते हैं कि है ना, बस आपका ये सिचुएशन है, आपका ये इंफॉर्मेशन है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपको लॉस है, हम एक्सप्लेन करके को वो एक अपने अपने घर जैसा एनवायरनमेंट उनको कस्टमर को दिया है। अब मैं मतलब ये अब तक मैंने अपने जो कंपनी है स्वागत हाउसिंग, उनके बारे पे पूरा कवर कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि ना मेरे जो कलीग जो सपिल कटारे है जो स्वागत हाउसिंग सतीश कोटियन जी, मैं बता दूं कि ये आपने अनुभव की बात की है स्वागत हाउसिंग फाइनेंस में। मैं ऐड कर दूं कि ऐसे ऐसे अनुभवी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे मैं हरनाल साहब को बड़े अच्छे से जानता हूँ, और आरबीआई के रिटायर और बड़े ऑफिसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी संस्था देश की, वहां से रिटायर होकर आज स्वागत हाउसिंग फाइनेंस में मार्गदर्शन कर रहे हैं और अच्छे पद पे हैं। तो एक अच्छा अनुभव मिल रहा है स्वागत हाउसिंग फाइनेंस को। हरनाल साहब बड़े अनुभवी हैं और बड़ी अच्छी उनकी हिस्ट्री रही है, तो एक अच्छा अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है हरनाल साहब का हमको। जी सर, सतीश जी गो अहेड। और है ना, अपने मिस्टर रमेश प्रभु जी है, वो इस कंपनी का प्रमोटर चेयरमैन है। उन वो सबसे बड़ी अपनी अपनी इंस्पिरेशन बोलो, मार्गदर्शन बोलो, ये वो गाइड करते हैं हमें। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल बड़ी तो कुछ नहीं। यस, धन्यवाद। स्वप्निल जी, बिल्कुल स्वप्निल जी गो अहेड। या एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस 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 सर। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू रमेश सर, महासेवा, for giving me an opportunity to present PMAY credit link subsidy scheme. अब PMAY काफ़ी लोग तो जानते हैं, लेकिन वो कैसे काम करती है ये स्कीम, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कितने पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किन सूरतों में मिलते हैं, वो सब एक थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, if you want to you can unmute your mic and ask me then and then, or you can wait for the end of the session where हम सतीश सर और मैं दोनों मिलकर आपके क्वेरीज का रेजोल्यूशन करेंगे। So let's start with what is this PMAY scheme. प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई थी, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ घर बनाने का वादा किया था। अभी ये स्कीम में उन्होंने ये भी बोला था कि 2 करोड़ घर बनाने के लिए सरकार जो है वो 2 लाख करोड़ रुपया देगी टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 2 करोड़ होम्स।
अभी आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 2 करोड़ होम में से हम कितने अचीव कर सकें। और इस पीएमएवाई स्कीम को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक स्लम रिहैबिलिटेशन है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग है, और एक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है विद पब्लिक सेक्टर, और एक है कि योर सेल्फ कंस्ट्रक्शन हाउस। इसमें जो पीएलआईज है, पीएलआईज मतलब एचएफसीज जो है, जो हमारे जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स है, वी कम अंडर द सेकेंड कैटेगरी, जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तो ये जो CLSS है वो हम इस कैटेगरी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। बाकी कैटेगरीज के बारे में हमें यहाँ पे इस फोरम पे नहीं बात करें, हम वो किसी और फोरम में लेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CLSS स्कीम इन डिटेल इन दिस सेशन। तो ये क्या है, इसकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसको बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि मेरे को ये मिलेगा कि नहीं, मेरा घर है या मेरा इनकम है, उस हिसाब से क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है, और बहुत सारे लोगों को जब ये नॉलेज नहीं होता तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से गाइड करते हैं, जिनको भी आधा अधूरा या पूरा नॉलेज नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट कर रहा हूँ जो इनके एलिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर ये सब कैटेगरी, ये सब पॉइंट्स में आप कवर्ड हो तो आप एलिजिबल हो, राइट। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका ये पहला घर होना चाहिए, दिस शुड बी योर फर्स्ट होम। दूसरा क्राइटेरिया है कि फीमेल ओनरशिप या को ओनरशिप, मतलब एक फीमेल का नाम आपके प्रॉपर्टी के कागजात पे होना चाहिए। वो आपकी मम्मी वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट एक फीमेल का नाम उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप में होना अनिवार्य है इफ यू आर गोइंग फॉर EWS एंड LIG स्कीम। अब EWS और LIG क्या है वो भी मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। अच्छा, अभी तक जो टारगेट किया था 2 करोड़ होम का, उसमें से 1.12 करोड़ होम ये PMAY CLSS अर्बन स्कीम के लिए टारगेटेड था, ठीक है। और उसमें से अभी तक ये जो कल का रिपोर्ट है, 20 मई का रिपोर्ट है इनफैक्ट, उसके हिसाब से 1.12 करोड़ में से 1.05 करोड़ हाउस का सैंक्शन हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 1.05 करोड़ हाउस का सैंक्शन होने के बाद उसमें से 64 लाख हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड आउट ऑफ दैट 33 lakh houses have been completed and handed over to the borrower or to the customer। और जो 2 लाख करोड़ का टारगेट था उसमें से 1.65 lakh करोड़ हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शन, उसमें से 69,000 हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड इन टर्म्स ऑफ दिस CLSS का सब्सिडी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये है प्रोग्रेस जो हुआ है हमारा PMAY के स्कीम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। बहुत ही आसान सा क्राइटेरिया है, 7 टोटल क्राइटेरिया है। उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, EWS में, LIG में, MIG 1 में कि MIG 2 में। EWS का क्राइटेरिया क्या है, हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम मतलब घर में कितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उनका टोटल इनकम मिला के अगर 3 लाख के ऊपर नहीं है तो आप EWS में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। अगर आपका वो जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम मैक्सिमम जो है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच आता है तो आप LIG में आते हो, लो इनकम ग्रुप में। अगर वही आपका 6 लाख से 12 लाख के में आपका टोटल इनकम है तो आप आते हो MIG 1 में, और 12 लाख से 18 लाख में हो तो आप आते हो MIG 2 में। ये हो गया आपका पहला बाइफर्केशन। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि हम कौन से स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 लाख से नीचे है तो EWS में, 6 लाख के नीचे है तो LIG में, और वैसे। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है बिकॉज द एरिया ऑफ द हाउस इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन दे गिव द सब्सिडी। तो EWS और LIG में 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर ये क्राइटेरिया रखे गए। इससे अगर ज़्यादा भी है तो भी ऐसा नहीं कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी फिर भी मिलेगी, बट एक बेंचमार्क फिगर दिया गया है। जैसे MIG 1 में और MIG 2 में जब ये शुरू हुआ था, ये स्कीम शुरू हुई थी, तो MIG 1 का प्रॉपर्टी कारपेट एरिया का
का क्राइटेरिया था 90 और MIG 2 का था 120। अभी वो 2 बार अमेंडमेंट होके नाउ टुडे एज ऑफ करंट डेट द कारपेट एरिया का क्राइटेरिया है 160 स्क्वायर मीटर एंड 200 स्क्वायर मीटर। ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है कि वुमेन ओनरशिप, जैसे मैंने आपको बोला कि वुमेन ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी और को ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी इज मैंडेटरी अगर आप EWS और LIG में अप्लाई करते हो। अगर MIG 1 या MIG 2 में अप्लाई करते हो तो मैंडेटरी नहीं है। अगर फीमेल आपकी प्रॉपर्टी में नहीं है और आप MIG 1 या 2 में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो स्कीम के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है जो उनको बता सके कि एग्जैक्टली आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि आपका पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। ये जो घर आप बना रहे हो या बाई कर रहे हो ये आपका पहला घर होना चाहिए और इसके पहले आपके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपके पास पहले घर है लेकिन वो पक्का घर नहीं है, वो कच्चा घर है, तो आप अप्लाई फिर भी कर सकते हो आपके स्कीम के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से, आपके जो भी स्कीम में। अच्छा, तो फिर लोन कितना ले सकते हैं? लोन आप चाहो जितना मर्जी लोन ले लो आपको, बट आपका जो जो सब्सिडी डिफाइन होती है, जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, वो एक सर्टेन लोन अमाउंट पे ही डिफाइन होती है। और आपको जो सब्सिडी मैक्सिमम मिलती है वो है EWS और LIG को 2.67 लाख, MIG 1 के लिए 2.35 लाख और MIG 2 के लिए 2.30 लाख। ये इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अगर आपका कुछ क्राइटेरिया में कम है, आपका नंबर ऑफ ईयर्स कम है या लोन अमाउंट कम बचा है तो इससे कम हो सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आपको मैक्सिमम सब्सिडी जो मिल सकती है PMAY CLSS स्कीम के अंडर EWS और LIG के लिए 2.67 और MIG 1 के लिए 2.35, MIG 2 के लिए 2.3। अच्छा, सेकेंड थिंग ये हो गया आपका पांचवा क्राइटेरिया है कि आपका बेसिक जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टॉयलेट होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, रोड होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। जब आप नया घर बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें उस घर में होनी ही चाहिए, या फिर आप नया घर परचेस कर रहे हो तो ये सारी फैसिलिटीज उस घर में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे EWS और LIG के लिए। ये हो गया आपका फिफ्थ क्राइटेरिया। सिक्स्थ क्राइटेरिया इज अबाउट द प्रॉपर्टी लोकेशन। प्रॉपर्टी लोकेशन नहीं, आपका रेसिडेंस लोकेशन ही, आपका जो जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो जो प्रॉपर्टी लोकेशन है, वो प्रॉपर्टी लोकेशन जो NHB ने डिफाइन किए टाउन लिस्ट है, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी टाउन लिस्ट डिफाइन करी है सेंसस 2011 के हिसाब से। जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब 4041 टाउन्स थे उस लिस्ट में 2015 में। आज के डेट में स्वप्निल यस सर, वॉल्यूम बढ़ा सकता है? ये इनका जो सुन रहे हैं उनका ये है कि ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने का रिक्वेस्ट आ रहा है। अच्छा, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी ठीक है? ठीक है, देख लो। ओके अच्छा, अभी तो मैंने मैक्सिमम कर दिया है। हेलो हेलो, स्वप्निल, थोड़ा अपने को जरा वॉल्यूम, आपका आवाज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी मैंने तो हाँ, मैक्सिमम किया है सर। अभी आ रही है आवाज? अभी भी क्लियर still- है? हाँ, अभी क्लियर है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके। तो मैं कह रहा था प्रॉपर्टी लोकेशन जब ये स्टार्ट हुई थी स्कीम, तो 4041 टाउन डेजिग्नेटेड थे उस लिस्ट में कि इन टाउन के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो ही आपको ये सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। आज वो लिस्ट बढ़ा के उसको अमेंड करके नए नए टाउन्स उसमें ऐड करके टुडे दैट स्कीम इज कवरिंग ऑलमोस्ट 20,000 एंड अबव टाउन्स। तो वो स्कीम का बाइफर्केशन क्या है, 20,000 टाउन में मेरा प्रॉपर्टी आता है कि नहीं है, वो भी मैं आपको अगले साइड में बताऊंगा। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ क्राइटेरिया। और सेवेंथ क्राइटेरिया ये है कि इसके पहले जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड में, इसके पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग रिलेटेड नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला है तो ही आप
इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हो। तो ये 7 क्राइटेरिया है, बस बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, बट लोगों ने इतना कंफ्यूजन करके रखा है बिकॉज ऑफ उनको पता नहीं था। बट मेरे हिसाब से आज जो मैंने आपको क्लैरिटी दी है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी वो 2.67, 2.35 और 2.30 कैसे अराइव होता है? अराइव ऐसे होता है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट, आप लोन 10 लाख का लो, 15 लाख का लो, 12 लाख का लो, आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट इस सब्सिडी के लिए जो कैलकुलेट की जाएगी, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी स्कीम में 6 लाख के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, एमआईजी 1 में 9 लाख के ऊपर, एमआईजी 2 में 12 लाख के ऊपर, और टेन्योर जो है वो 20 लाख का कंसिडर किया जाता है। इसमें एनपीवी और इंटरेस्ट रेट सब्सिडी जो आपको दी जाती है, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लगा के जो मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी जो आपको मिलती है वो है 2.67 एंड 2.67 इन टर्म्स ऑफ एलआईजी एंड ईडब्ल्यूएस। एमआईजी 1 में आपको मिलता है 2.35 और एमआईजी में मिलता है 2.30। अगर आपका कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको इतना आया नहीं, हमको सब्सिडी कम आई है, तो सब्सिडी कम आई है उसका रीजन ये है कि आपका टोटल लोन बैलेंस जिस दिन आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने जब डेटा भेजा है गवर्नमेंट को या एनएचबी को, तब आपका लोन जो है वो 6 लाख के नीचे रहा होगा आउटस्टैंडिंग, बिकॉज आप जैसे जैसे लोन पे करते होते हो आपका लोन कम होता रहता है। तो अगर आपके एचएफसी ने अगर आपका डेटा भेजने के टाइम आपका लोन 6 लाख से कम है, तो आपको उस हिसाब से उस लोन पे वो कैलकुलेट होता है और उस हिसाब से आपको वो इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट 2.67 से कम आता है। ठीक है, उसी हिसाब से एमआईजी 1 और एमआईजी 2 के लिए भी है, इस हिसाब से वो इंटरेस्ट सब्सिडी आपकी कैलकुलेट होती है। अच्छा, अभी मूविंग ऑन टू अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि ये इतने सारे टाउन्स में हम कवर होते हैं या नहीं है, वो दिखाने के लिए ये एक टोटल इंडिया के जो स्टेट्स हैं सारे, वो स्टेट्स में कैसा कवरेज रहा है पीएमएवाई सीएलएसएस स्कीम का, उसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट टाउन्स आर कवर्ड आंध्र प्रदेश के बाद। आई थिंक आंध्र प्रदेश और 6,000 टाउन्स है, लेकिन महाराष्ट्र में देर आर 2,129 टाउन्स, और टोटल जो है टोटल टाउन्स कवर्ड आर 20,073। अब महाराष्ट्र में भी बाइफर्केशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है, आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो ये एक्सेल में आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने टाउन कवर हुए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक पूरा लिस्ट है। जैसे पूना में 875 टाउन्स है, नागपुर में 681 टाउन्स है, और ये पूरी एक्सेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी एक्सेल में आपको दिखाई देगा कि कौन सा उस टाउन का नाम क्या है। तो जैसे ये है, अब इसमें जैसे अगर मैं औरंगाबाद लेता हूँ, औरंगाबाद में इतने टाउन जो है, पैटर्न हुआ, गंगापुर हुआ, वैजापुर, खुलदाबाद, औरंगाबाद, सिलोड, गन्नड़, दीज आर ऑल नोटिफाइड टाउन्स। मतलब इसके अंदर इस टाउन में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको सब्सिडी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। अगर इस टाउन के बाहर है, मतलब यू आर नॉट कवर्ड अंडर, मतलब आपके टाउन का नाम नहीं है इसमें, तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं है उस स्कीम की। तो ऐसी ये पूरी लिस्ट है पूरी 21,000 टाउन्स की, मैं आपको शेयर कर दूंगा इस प्रेजेंटेशन के बाद, सो दैट यू कैन। ठीक, तो ये हो गया, मतलब एलिजिबिलिटी देखो कितनी आसान बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इतने टाउन, और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। अभी आज 20,000 है, हो सकता है अगले महीने इसको और एक 200, 300, 400 टाउन ऐड हो जाए इसमें। तो दिस इज अ वेरी डायनामिक लिस्ट विच गेट्स अपडेटेड एवरी मे बी एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर। अच्छा, अभी पीएलआई मतलब प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूट जो हम हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और बहुत सारे लोग आते हैं पीएमआई में, पीएलआई में, और उनका रोल क्या है और कस्टमर को क्या करना चाहिए वो एक मैं बता देता हूँ, सो दैट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़्यादा आसानी हो अप्रोच करने के लिए उनके सब्सिडी स्कीम के लिए। अब पीएलआई कौन है? प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे स्वागत हाउसिंग फाइनेंस है, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एनबीएफसीज है, ये सारे पीएलआईज हैं। बिकॉज इन सारों ने अगर एमओयू साइन किया है विथ वन ऑफ द सीएनए, सीएनए कौन है? हमारे क्रेडिट सेंट्रल नोडल एजेंसीज, जो दो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं, एक तो है हुडको और दूसरी है एनएचबी। तो हमने जैसे स्वागत हाउसिंग फाइनेंस ने एमओयू साइन किया है एनएचबी के साथ, तो हम एलिजिबल है डेटा भेजने के लिए
हमारे कस्टमर का जो एलिजिबल है, एंड फिर वो सब्सिडी उनके अकाउंट में कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगा। बट कौन कौन एलिजिबल है डेटा भेजने के लिए? जिन्होंने एमओयू साइन किया है हुडको के साथ या एनएचबी के साथ, वही एलिजिबल है डेटा भेजने के लिए, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या होता है? फिर प्रोसेस ये होता है कि जो कस्टमर होता है वो अपना लोन एप्लीकेशन करता है पीएलआई को, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। मेरे पास कोई कस्टमर आता है कि सर हमको लोन चाहिए, हमको ये घर खरीदना है, तो उसका लोन एप्लीकेशन आता है, मैं उसका असेसमेंट करता हूँ, उस हिसाब से उसका लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ कि भाई आपको इतना लोन मिलता है, लोन मिल सकता है। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको लोन दिया जाता है, और उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उसको उसका हम डेटा बनाते हैं, और फिर वो डेटा हम उसको क्लेम बोलते हैं, हम वो क्लेम सबमिट करते हैं टू द एनएचबी या सीएनए को। फिर वो एनएचबी जो है वो अपने साइड पे एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करती है, अगर उनको कुछ और फर्दर डेटा चाहिए तो हमसे मांगती है, या फिर उसको अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद वो सब्सिडी रिलीज करती है अपने यहाँ से, सब उनके अकाउंट से सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है, और हमारे अकाउंट में आने के बाद हम उनका लोन जो है वो उतने अमाउंट से कम कर देते हैं, ताकि आपका ईएमआई जो है वो आपको कम लगे। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है कि आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको 2.67 का सब्सिडी आई, से 2.5 की सब्सिडी आई, तो आपका जो लोन बैलेंस जो रहता है वो रहता है 7.5। अब 7.5 के हिसाब से आपको ईएमआई जो होगा वो कम होगा, बिकॉज 10 लाख के हिसाब से आपका पहले ईएमआई जाता था, सब्सिडी मिलने के बाद आपका 7.5 के हिसाब से जो ईएमआई आएगा वो जाएगा। तो ये ऐसा सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस थोड़ा ग्राफिकल व्यू में दिया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है यहाँ पे दिखाया। अच्छा, तो जब आती है हमारे पास सब्सिडी कस्टमर की, तो हम उसको एडजस्ट कैसे करते हैं? तो जैसे ही हमारे पास वो क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में, उसी दिन या उसी टाइम पे हमको कस्टमर को पास ऑन करनी होती है वो सब्सिडी। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज किसी का लोन है 12 लाख और उसको सब्सिडी स्कीम आई है से 2.3 लाख। अभी 2.3 लाख आने के बाद जो उसका बैलेंस लोन बचा है हमारे पास वो है 9.7। तो 9.7 पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से उसका ईएमआई कम लगना शुरू होगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है टुवर्ड्स द कस्टमर। पीएलआई को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आरबीआई एंड एनएचबी इज जो भी हम क्रेडिट सब्सिडी स्कीम में जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं, दैट हैज टू इमीडिएटली बी पास ऑन टू द कस्टमर। तो हम एक जरिया है आपका पैसा आपका डेटा भेजने के लिए, और आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा आता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। सो बट जाता है हमारे थ्रू ही, मतलब आप इंडिविजुअली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कस्टमर्स इस स्कीम के अंडर, CLSS स्कीम के अंडर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको किसी पीएलआई के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है उस पीएमआई सब्सिडी के बारे में? कोई और डाउट है? Because before Yeah, I have a question. Yeah, tell me, sir. Mr. Swapnil, this scheme is applicable if we buy a flat in repurchase Yes. first time? Yes. It is very much applicable in repurchase. It is applicable for construction of house. It is application for home extension, home improvement, and home renovation as well. So we purchase a flat in the repurchase of the old building, like 15-year-old building. Yes. Only thing is other criteria has to be. Yeah, exactly. Yeah. That is okay. Fine. Yeah. Then you are eligible. Definitely. Yeah. You are Okay. One more point. Yeah. Suppose I have joined with my brother in old housing loan just to see that my brother will get loan because of our both income will be added. Right. But the house was a joint name agreement just for the loan. Okay. Later on, that house was sold, and brother took in charge of everything like originally. Okay. And again, I don't have any house now. And suppose I buy a flat now in repurchase, I can apply for this loan. You can apply for this loan because currently at the time of submission of the data, you don't have any other house in your name. Exactly, right, fine. Then you can definitely apply for this. Oh. Because at the time of submission of data, you should not have any house in your name before this. This should be your fine. That is okay. Yeah, you are perfectly eligible, sir. Okay, thank you. Okay. Hello.
हाँ बोलिए। My question is, सर अपना I अपना find इंट्रोडक्शन that दे सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे there प्लीज। is housing loan who is not under scheme नहीं and नहीं, एक बार जरा फिर से बोलिए, कोई बीच में बोल रहा था तो सुनाई नहीं दिया। सर हाँ, आपका मैं ये बोल रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्शन दे, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद सवाल करें प्लीज हाँ सर। बोलिए। yes, I am the advocate Paul. I am practicing the Bombay High Court. Right. My question is this: Yeah, tell me sir. now housing society Mhm. is a sorry, housing loan bank, scheduled bank or any bank Mhm. are charging a certain percentage of loan interest rate. Right. Suppose say 9%. Mhm. Same bank who is have this loan facility, get the facility, obtain the loan facility, Mhm. but he want to get the benefit under this PMS scheme. Mhm. Bank charging them higher loan rate. Okay. What is the practical benefit to that person? That difference is there. Right. So One minute, Sapnil, I'll take. yeah. I think, sir, I Ah. think that is not the practice. Practically, under this scheme, the Ah. customer is getting a benefit, Ah. and as a housing finance company or a bank is not getting any benefit. But I never come across for under this scheme, the banks or housing finance company charging a more interest. It is not like that. They cannot charge or they will not charge. It is happen. Therefore, I ask a question. I think if that has happened, then you have to take up this very seriously with that bank or housing finance company. Right. It should not happen. This Because benefit is directly given by the customer. Yes, I know the case. Therefore, I basically ask this question. I think you have to write to the bank or that HFC saying ki hai na, this is what. If bank has this policy, then we have to write, I think, a bank abusement that is a higher their regulating. 100%. I am saying, see, they cannot charge the interest rate because you are benefiting under this scheme. I will charge more interest. They cannot do that. That's all. Yes, that's right. We, I'll take note and write accordingly. Okay, thank you. Sir, I have a question. Sir, bankers are not, taking proper policy guidelines. You see, now, as per the RERA Act, entire land has to be transferred to the Association of Allottees. No, I'm referring all India level and from RBI level also. The thing is, in most of the states, RERA is not implemented, and still the UDS is being transferred to individual. Mr. Ajit, I think that today's session we are not covering at all. Yes, we are covering just limited to the CLSS scheme. We are just here to create an awareness what are the benefits is available under the housing scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana, and who are eligible and what extent. And this what you are referring is the law of a land related to the property. Probably we will not able to address that. बिल्कुल आउट ऑफ सब्जेक्ट हम बात ना करें कृपया। तो सतीश कोटियन जी, एक मिनट अजीत जी, सतीश कोटियन जी, अभी हमारा पूरा लेक्चर, आपका लेक्चर जो बाकी है वो फिनिश करें, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर जो लेते हैं, हाँ, उसका पहले चैट बॉक्स में जो है जो लोगों ने किया वो बात करेंगे, उसके बाद पर्सनली लोगों को इनवाइट करेंगे यदि समय रहा। अच्छा सपनिल, अपना ये वो 3-4 स्लाइड जो बचा है उसको कंप्लीट कर दो ना। ठीक है। और सर आपका कुछ इंक्वायरी आ रही है चैट बॉक्स में, तो कृपया प्लीज अपने नंबर शेयर करें, स्वप्निल जी और सतीश जी। नो इशू, हम शेयर कर दें। हाँ, शेयर कर दें। ओके, गो अहेड स्वप्निल। ओके, सो अभी जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो स्कीम अनाउंस हुई है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जरा जो स्पीड, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हाँ, यस, वॉल्यूम। हेलो, अभी ठीक है? अभी क्लियर, एकदम क्लियर, परफेक्ट सर। ठीक है। जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो हमारे ऑनरेबल FM निर्मला सीतारामन जी ने जो
जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को जो एक्सटेंशन देने की बात करी है वो क्या है, वो समझ लेते हैं। बिकॉज ये जो हमारा सेशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज वेर वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर 20 लाख करोड़ पैकेज का पूरा डिकोडिंग कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़। तो उसमें से ये जो 70,000 करोड़ का पैकेज का जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो स्कीम में तो एक्सटेंशन किसके लिए दिया है उन्होंने? एक्सटेंशन उन्होंने दिया है MIG स्कीम के लिए, MIG 1 एंड MIG 2 स्कीम के लिए। अभी ये MIG 1 एंड MIG 2 स्कीम शुरू हुई थी 2016 में और इट वाज सपोज टू एंड इन दिसंबर 2017। 2017 में वो खत्म होनी थी, बट उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि गवर्नमेंट ने उसको 2 बार अमेंड करके उसको 2 बार एक्सटेंशन दिया और इट वाज सपोज टू एंड इन मार्च 2020। इस आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत जो हमारे FM ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया है अभी 2021 मार्च तक। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्या होने वाला है कि ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है इनको एक फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा कि अगले साल तक अभी अगर वो लोन लेते हैं तो दे विल बी एलिजिबल फॉर द CLS स्कीम। इसमें अभी तक 3.3 लाख फैमिलीज बेनिफिट हो चुकी है इस MIG स्कीम के अंडर, और ये जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है उसमें एडिशनल 1.5 लाख फैमिली को बेनिफिट होने की संभावना गवर्नमेंट ने व्यतीत की है। उससे क्या होगा? उससे गवर्नमेंट के ऊपर जो एडिशनल बोझ आएगा, जो सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो है टोटल 70,000 करोड़। एंड दिस विल डेफिनेटली, मतलब इससे हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा, हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगे और डिमांड जो है स्टील सीमेंट का और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ये सब बढ़ेगा, राइट? तो बेसिकली दिस इज व्हाट द scheme and extension of the scheme is all about. Satish sir, if you want to add anything. Swapnil, for covering this entire scheme. एक बार जस्ट उसको समराइज करता हूँ। ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर पे CLS जो स्कीम लॉन्च हुआ था, ये हमारे जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनका ये विजन था कि बाय 2022 मतलब हमारे जो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र मिलने के बाद विद इन 75 ईयर में सबके पास घर होना चाहिए, उनका एक विजन था। ये सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये CLS स्कीम का लॉन्च किया था, या हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है उसके लिए लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था आपका जून 2015 से, मतलब जिसने भी घर नया लिया या कंस्ट्रक्ट करेगा जून 2015 से उनको इसका बेनिफिट मिल रहा था। और उनका विजन क्या था कि कम से कम अपने को ना 2 करोड़ घर बनाना था जो अफोर्डेबल सेगमेंट के कस्टमर या जो जिसको घर चाहिए, मतलब उनका विजन था 2 लाख घर बनना चाहिए फ्रॉम जून 2015 से लेके 31 मार्च 2022 तक उनको घर बनाना था। अगर ये 2 करोड़ घर बनता है तो उसका कम से कम जो इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब आपका जो कॉस्ट लगता है, स्टील है, सीमेंट है, जो भी है, लेबर है, ये सब, मतलब अगर 2 लाख करोड़ घर बनेगा तो उसके लिए कम से कम उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ होगा। मतलब आपको इतना इकोनॉमी में उसका टर्नओवर होगा, ये उन्होंने सोचा था। और उनका एक ही था कि 75 ईयर जब होगा अपने इंडिपेंडेंस का, तब सबके पास घर होना चाहिए। जो हमारे जो इंडियन कल्चर बोलो, इंडियन सोसाइटी में एक ओनरशिप ऑफ अ घर हाउस is very critical, and this is one of the prestigious, और हर एक इंडिया का जो पॉपुलेशन सोचता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए। ये हमारे जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यही साकार करने के लिए उन्होंने जो अफोर्डेबल सेगमेंट वाले को ये बेनिफिट मतलब देने शुरू किया। जैसे कि आप ये सोचिए कि अगर कोई एक 12 लाख का घर लेता है, उसमें 2 लाख उसका ओन कंट्रीब्यूशन करता है, और उसमें से 10 लाख अगर वो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको 10 से 12 हजार रुपए का EMI आएगा, 11 से 12 हजार तक का EMI आएगा। अब ये सोचिए कि अगर वो EWS कैटेगरी में है
तो उनको या ना LIG कैटेगरी में उनको 2,67,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब सीधे 10 लाख का लोन से 2,67,000 माइनस होगा तो 7,33,000 लोन बचेगा। तो उससे क्या होगा, उस कस्टमर का जो EMI जो 10 से 12 लाख था अब आएगा 8 से, मतलब आपका 8 से 9,000 तक का पर मंथ का इंस्टॉलमेंट आएगा। तो वो देखिए ऑलमोस्ट उनकी जो इंस्टॉलमेंट का ऑलमोस्ट एक 30% इंस्टॉलमेंट कम होता है। तो आप सोचिए कि ना एक छोटे लोग जो EWS है, LIG हो, MIG हो, जो लोन लेते हैं उनको कितना बेनिफिशियल है। हमारे उधर आप देखोगे कोई कस्टमर को जो बेनिफिट किया, हमने इतने जल्दी और इतने फास्ट प्रोसेस किया। इसमें मैं ये भी बोलता हूँ कि NHB ने भी, नेशनल अपने जो रेगुलेटर है उन्होंने भी बहुत उनको सपोर्ट किया। हमने जो कस्टमर लोन दिया वो 3-3 महीने के अंदर उनको बेनिफिट हमने दिलाया है। जो हाँ ऑफ कोर्स ये इसका सबसे बड़ा स्टेज आता है NHB को। उन्होंने हमारा एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, हमको पैसा ट्रांसफर किया, हमने वो पैसा डायरेक्टली अपने कस्टमर को, मतलब कस्टमर का लोन रिड्यूस किया, उनका नया EMI उनको कैलकुलेट करके बताया, ऑलमोस्ट 30% नया EMI कम हुआ। कस्टमर को ये सब बताते हैं कि लोन के 3 महीने के अंदर हमने करके दिया। वो उनकी जो खुशी, कस्टमर का मतलब उनका खुशी होना चाहिए। उन लोग के ना कभी क्या करते हैं कस्टमर, उनको वो जाके है ना मिठाई लेके आते, सर हमने आपके वजह से हमारा लोन हुआ, आपके वजह से हमको सब्सिडी मिला, देखिए हमारा एक घर बना। तो उनके जो खुशी जो देखने जैसा रहता है कि है ना, वो छोटे कस्टमर जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा खुद का घर होगा। आई थिंक ये इसके बड़े स्टेज आता है अपने प्राइम मिनिस्टर, जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, जो हर एक जो हमसे टच होता है, जैसे घर का नीड हो उनके बारे में वो सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में हो या स्वच्छता के बारे में, जो अपने सभी के लिए जरूरत है इस उनके बारे में सोचते हैं। आई थिंक हम अगर आज के जितने अगर स्वप्निल जी ने जो बताया है कि ना आज के दिन में से कम 1 करोड़ 5 लाख कस्टमर का मतलब लोन सैंक्शन, कस्टमर को लोन सैंक्शन हुआ है, उसमें कम 33 लाख कस्टमर अपने घर के अंदर रह रहे हैं और 64 लाख कस्टमर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक ये नेक्स्ट 6 महीने में, 1 साल में वो अपने खुद के घर पे पहुंच जाएंगे। तो इतना बेनिफिट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, मतलब ये बेनिफिट दिया है। और ये इन्होंने क्या किया, एकदम टारगेटेड करके दिया है कि ना अफोर्डेबल सेगमेंट को भी लोन बेनिफिट किया है। मतलब ये ना हमारे जैसा बॉम्बे का जो प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइम जो प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके लिए हाँ ये बेनिफिट पास ऑन हुआ है। उसके बाद अगर दूसरे बताए, उससे बड़ा एक ये स्कीम का जो एक विजन बोलो या है ना जो क्रिटिकल पॉइंट बोलो, इसमें हमारे महिलाओं का प्रॉपर्टी में नाम होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये इसमें 2 चीज होता है, उनको भी एक फील होता है कि हमारा ये घर के अंदर अपना नाम है, उसमें से ना इनका जो महिलाओं का या लेडीज का या वुमेन का सोशल स्टेटस इंप्रूव होता है कि हमारा ना, और ये आज के दिन में उनको एक प्राउड फील होता है कि या जो इस घर पे हम रहते हैं, भले हमारा पति या हमारा फैमिली ने बनाया, बट ये घर में मेरा भी नाम है। आई थिंक वो जो स्कीम जिस तरीके से ड्राफ्ट किया है और लेडीज के नाम इंक्लूड करना कंपलसरी किया जो EWS में, आई थिंक ये एक सोशल चेंज ओवर हो रहा है। मतलब आप सिर्फ है ये स्कीम मत देखिए, मतलब सिर्फ बेनिफिट के बारे में, मतलब बेनिफिट ऑफ कोर्स वही बड़ा बेनिफिट है, बट ये जो स्कीम का बारीकी है इनको देखोगे तो उन्होंने बहुत कुछ, मतलब अपने महिलाओं का जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसमें बहुत कुछ किया है। और ये जो बेनिफिट है जो पक्का हाउस, मतलब आज पक्का हाउस, मतलब आज अगर ये स्कीम में अगर आज कोई भी एक मतलब अगर बॉम्बे जैसे शहर में जो चौल में रहते हैं, अगर उनका नाम पे वो चौल खुद का नाम पे होते हुए भी आप ये नया अगर फ्लैट दे हो तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं कि आपके पास एक घर है जो चौल को पक्का हाउस में हम मतलब काउंट नहीं किया जाता है। तो इसके वजह से मतलब ये चौल वाले को बॉम्बे का बहुत मैंने देखा है कि बॉम्बे का चौल को बेचकर जो जैसा कि आपका बोईसर एरिया में शिफ्ट हो गए, या आपका कल्याण एरिया में अडोली डोकली जो 27 गांव वो एरिया में शिफ्ट किए हैं,
या ना पालघर में शिफ्ट किए, तो चौल को बेचकर उधर जाके अपने ओन कंट्रीब्यूशन डालते हैं और प्लस फ्लैट ले लेते हैं और उनका एक वो पक्का घर पे शिफ्ट होते हैं, प्लस उनको ये बेनिफिट मिल गया। और तो उससे क्या होता है कि ना उनके एक फैमिली की जो सिक्योरिटी बनती है या बनती है, वो बहुत सोशल, ये स्कीम की वजह से वो सोशल स्टेटस ही पूरा चेंज हो रहा है। आई थिंक ये मतलब अगर बारीकी में देखें बहुत सारा इसके अंदर बेनिफिट है। आई थिंक ये स्कीम बहुत ही अच्छा है। और ये जो आज जो स्कीम पे जैसे स्वप्निल जी ने बताया कि ये जो MIG का, आई थिंक मेजोरिटी जो कस्टमर जो बेनिफिट ले रहे हैं वो MIG स्कीम में बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो MIG स्कीम जो है थोड़ा हायर इनकम ब्रैकेट में होते हुए भी चलो उनको भी हम हेल्प करते हैं। जो स्कीम आप स्वप्निल जी ने जो बताया कि 2 टाइम एक्सटेंशन हुआ और फिर से 2021 तक एक्सटेंशन हुआ है। हम ये चाहेंगे कि है ना जो भी अभी जो बेनिफिट लेना चाहता है, जो नया घर लेना चाहता है, तो वो जो घर लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या जो मैं घर ले रहा हूं उस एरिया में ये प्रधानमंत्री CLS स्कीम पे वो एरिया कवर्ड है या नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल दूं, आज से 1 साल पहले जो बोईसर के जो भी प्रॉपर्टी था ये CLS स्कीम पे नहीं आ रहा था। मैं लास्ट 1 ईयर से भी प्रॉपर्टी आप बोईसर एरिया में जो परचेज करोगे ये स्कीम के अंडर पे कवर्ड है। मतलब अगर आपको घर लेना है और CLS का बेनिफिट लेना है, आपको फर्स्ट क्राइटेरिया देखना है क्या मैं जहां घर ले रहा हूं या घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये मतलब जो गवर्नमेंट ने 20,000 लोकेशन एरिया जो नोटिफाई किया है उस स्कीम में आता है या नहीं है, वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड, आप जिसको भी आप लोन के लिए अप्रोच करोगे आपको ये देखना है, उनको ये पूछना है कि आप मेरे को घर लेना है, मेरा ओन कंट्रीब्यूशन इतना है, मुझे आपसे इतना लोन चाहिए, आपसे मैं अगर लोन लेता हूं क्या आप मुझे CLS का बेनिफिट दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, आपको पूछना जरूरी है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट वो देता है जो NHB या हुडको के अंडर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए कि इसका बेनिफिट ये कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, या है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट से आप देते हो तो आपको CLS का बेनिफिट भी मिलेगा। तो मतलब पहला लोकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस आप किससे, मतलब आपको मैं क्यों बोलना चाहता हूं, हमारे जो छोटे छोटे घर मतलब जो जो घर लेते हैं आज भी ये पतपेटी के लोन के थ्रू घर लेते हैं, तो उनका नुकसान क्या है, ये पतपेटी से आप लोन लेके आप अगर घर लोगे तो मेरे में उस अंडर स्कीम के अंडर पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, मतलब लोकेशन देखना है आपको, फिर है ना आप किससे लोन लेते ये देखना बहुत जरूरी है। फिर आपको देखना है कि इसका मैक्सिमम अगर बेनिफिट लेना है तो आपको मतलब में अंडर पे कम से कम आपको 6 लाख तो मिनिमम, या मतलब मैं बोलता हूँ 6.5 लाख का लोन लेगा तो आपको 2,67,000 बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 लाख का घर लो, सिर्फ आपने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख आप मिला तो आपको बेनिफिट सिर्फ 5 लाख के ऊपर मिलेगा, मतलब वो 267 नहीं मिलेगा, कम होगा। समझ रहे हो, मतलब आपको ये भी देखना है कि आपको किस तरीके से आपका जो सब्सिडी मैक्सिमाइज कैसा कर सकते हो। मतलब इवन आपका ओन कंट्रीब्यूशन ये 10 लाख का एग्जांपल पे सपोज आपके पास आप ओन कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो, तो कम से कम आप काम करो कि है ना आप 6 लाख लोन ले लो और 4 लाख अपने क्रेडिट से डालो या ओन कंट्रीब्यूशन डालो और 1 लाख आपके पास सेविंग देगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव होना चाहिए, आप अपने का बेनिफिट मैं कह सकते हो। कुछ पॉइंट्स है, बहुत बारीकी की पॉइंट है जो हम कर आज है ना, आज अगर ये इसके अंडर पे जो स्वप्निल जी ने जिसे बताया कि है ना ऑलमोस्ट 1,65,000 का ये इसके अंदर स्कीम के अंदर कवर है।
उसके ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी करके इंडिविजुअल कस्टमर को ट्रांसफर किया है। और स्कीम का जो डिटेल, जो LIG क्या होता है, कितना अमाउंट कवर है, ये सब कुछ आपको कवर कर लिया है। और दूसरे गवर्नमेंट ने अगर स्कीम देखेगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बेनिफिट जो 2,67,000 ये जो बेनिफिट है ये आपको डायरेक्टली ऐसे कैश नहीं मिलेगा। ये उन्होंने क्या किया, आपका लोन कम करेगा और आपका मंथली जो लायबिलिटी जो है, जो EMI पे करना, उसको कम करेगा। मतलब आपका अगर डायरेक्टली कैश आपके पास आएगा तो वो कैश का सेविंग होगा। बट आप जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको डायरेक्टली कैश नहीं देते, हम उनका लोन कम करते हैं, उनका मंथली लायबिलिटी कम करेंगे, तो उनके पास जो है, उनके पास जो सेविंग होगा, मतलब 10 पहले से 12,000 इसका EMI था, आज 8 से 9,000 का EMI होता है, तो 2-2, 3-3 हजार पर मंथ बैठे जो बचेगा कस्टमर के लिए, तो उस बेनिफिट से उनको बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब उनका एक फैमिली में एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या है ना अपने घर का अपग्रेड के लिए यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बना है बहुत सोच समझ के, बहुत ही अच्छी तरह से सोच के ये स्कीम बना है। मेरे तरफ से बोलना है ये है, और मैं यही चाहूंगा कि है ना, यस ये हम अगर मैं बोलूं तो घर लेना चाहिए। यस, ये टाइम अच्छा नहीं है, ये टाइम हमेशा इस तरह से नहीं रहेगा। अब जैसे लॉकडाउन निकलते जाएगा, अगर किसी ने भी अगर घर लेने का सोचा है तो आप कभी भी ये जो, मतलब आप कितना बेनिफिट जो गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए, ये सब जो हमने जो बताया, ये पैरामीटर सोच के आप कर लीजिए। आपको अगर कहीं भी गाइडेंस चाहिए कभी भी है, तो हम लोग अपने इस पे चैट में हम लोग नंबर सब डाल देंगे, स्वप्निल ने भी नंबर डाल देगा। तो हम क्या करेंगे, आपको कभी भी कुछ एडवाइस हो, कभी भी आप, हमारे ऑफिस अंधेरी में है बॉम्बे में, आप कभी भी वॉक इन कर सकते हो। तो आपको हम एग्जैक्टली आपको गाइड करेंगे किस तरीके से लोन लेने, कितना अमाउंट लेना चाहिए, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब है ना, हम लोग आपको गाइड कर देंगे। मैं आई थिंक मेरे तरफ से सुनील जी मैंने कवर कर लिया। अच्छा, बिल्कुल। माय हम्बल सजेशन, स्वप्निल जी, हाँ बोलिए। सुनील जी और विशाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट पे, देख रहा था मैं। तो अगर आप एक बंदे को अनम्यूट करके अगर वो जो पूछना चाहता है उसका हम जवाब दे दें। चार्ट बॉक्स पे जो है वो हाइलाइट्स करें। विशाल गाला हमारे साथ है। ठीक है। विशाल गाला जी। जी सर। आपने हाईलाइट किए होंगे क्वेश्चन, तो आप बताएं क्या क्या क्वेश्चन है। सर मैंने कुछ किए सर। एक्चुअली आज बेटर होगा कि हम इंडिविजुअल सबको बुला के रखे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में रीडेवलपमेंट के ऊपर आ रहे हैं, लोन के लिए, इसलिए बेटर। उसमें क्या होगा, नहीं वो क्या है, बहुत सारा टाइम जाएगा वो, मतलब आप फास्ट पढ़ेगा ना तो मैं, मतलब वो टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा तो हम जल्दी आंसर दे सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पब्लिक, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उनको बुलाओगे तो फिर से टाइम ज्यादा जाएगा। बिल्कुल। सर प्रेजेंटेशन के लिए भी पूछ रहे हैं लोग कि प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे क्या, तो स्वप्निल जी। जरूर करेंगे, जरूर प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, वो डेटा भी शेयर करेंगे। और जो एक्सेल शीट, कैन आई क्विकली आस्क समथिंग? या प्लीज डू, प्लीज। स्वप्निल, एक पॉइंट क्लियर करना था। सपोज एग्रीमेंट में ओनली हस्बैंड का नाम है, बट बैंक लोन में इट इज अ जॉइंट लोन, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, इधर सब्सिडी विल बी अप्रूव्ड? नो, सब्सिडी उसमें दो चीज है। आप कौन सा स्कीम में जाते, आपका लोन प्रोसेस होगा, वो EWS और LIG में होगा, आपका सब्सिडी प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप MIG स्कीम के अंडर 1 और 2 में आएंगे तो आपको सब्सिडी मिल सकता है। ओके, नो, इट इज इन LIG, ओनली थिंग लोन में नाम है बट एग्रीमेंट में नहीं है। नहीं मिलेगा। इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड इन द गाइडलाइन कि ओनरशिप होना चाहिए, ओनरशिप या को ओनरशिप ऑफ फीमेल। ओके ओके ओके, ये तो सिर्फ लोन स्ट्रक्चर पे है, वो उसे दे वोंट बी एलिजिबल। ओके फाइन, ओके, थैंक यू। दोस्तों आज सभी को हम बता दूं, हम लोग तमाम लोगों को भी इनवाइट करेंगे, चैट बॉक्स में तो है, रूबरू इनवाइट करेंगे, अपना ऑडियो ऑन करें और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देके क्वेश्चन करें। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल का हमारा खास कार्यक्रम है। कल ठीक 11 बजे हमारा कॉन्फ्रेंस होगा। सब्जेक्ट है, टॉपिक है MCS एक्ट 1960 सेक्शन
77A, 77A, 78A and 79A. Registrar powers of suspension of committee, appointment of administration ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। इस सब्जेक्ट के लिए हमारे कीनोट स्पीकर रहेंगे एडवोकेट चंद्रकांत निकम। ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है, कैसे वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डीडीआर, तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी के लिए तमाम। तो उस सब्जेक्ट के लिए हमारे एडवोकेट जो निकम साहब है वो रहेंगे, एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, तो जरूर जुड़े। अब मैं इनवाइट करूंगा जिन लोगों के सवाल है कृपया अपना नाम बताएं, स्वप्निल के लिए हो या सतीश जी के लिए हो, जिनके लिए नाम बताएं और सवाल करें और सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल करें, जो आज हमारा सब्जेक्ट हुआ उससे रिलेटेड सवाल करें। जी वेलकम। हेलो, यस, कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल आपका आवाज आ रहा, बोलिए सर, गो अहेड। नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अगर हमने 1 CR प्लस का लोन कोटक बैंक से लिया है लास्ट ईयर, तो ये स्कीम में कोई बेनिफिट इसका मिल सकता है? ऑन महिला नाम के है, फर्स्ट नेम इज ऑन लेडीज, ऑन बोथ एग्रीमेंट एज वेल एज फॉर द लोन। अभय जी, पहली बार तो है ना, आप 1 करोड़ प्लस बोल रहे हो, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? इट्स 1.5 करोड़। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप है ना कोई भी स्कीम पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो स्कीम पे बताया, जो इनकम क्राइटेरिया बताया ना, EWS के लिए इतना इनकम है, 3 लाख इनकम है, वो इनकम का देखिए, ये जो बेनिफिट आया है वो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए। हेलो, तो वो बेनिफिट इसके वजह से ये आप एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं, महिलाओं के लिए जो कुछ बेनिफिट रहेगा ऐसा कुछ स्कीम है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसके अंडर में कवर्ड है। मतलब आप अगर EWS और LIG देखोगे ना, महिलाओं का नाम होना जरूरी है एग्रीमेंट में। ओके। ओवरऑल क्या किया इन्होंने स्कीम में, इनकम का क्राइटेरिया ओवरऑल डिफाइन किया, उसके अंदर लेडीज जो नाम होना चाहिए वो सब एग्री करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो क्राइटेरिया EWS, LIG, MIG1, MIG2, और वो डिफाइन होता है इनकम के बेसिस में। बिल्कुल, वो जो 3 कैटेगरीज है उस कैटेगरी के बेस पर ही आपको मिल सकता है। अगर आपका जी स्वप्निल, नहीं, आपका मतलब इनकम के क्राइटेरिया में ही अगर 18 लाख के ऊपर आपका इनकम जाता है, हाउस होल्ड इनकम, तो वैसे ही आप किसी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होते। इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। 18 लाख साल का, साल का 18 लाख हाउस होल्ड, नॉट अ सिंगल इनकम। ओके, तो ये ध्यान रखें। स्वप्निल सर हियर, बोलिए ना नाम बोलिए अपना। डॉक्यूमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दिस लोन, होम लोन? नहीं, डॉक्यूमेंट का तो ऐसा है सर कि जो आपने लोन लेते वक्त जो डॉक्यूमेंट दिया है ना PLI को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, उसी डॉक्यूमेंट के बाद आपको और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो एक बार आपने लोन ले लिया तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और द PLI टू प्रोसेस योर सब्सिडी। एक एडिशनल सिर्फ वो आपसे एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट ले सकते हैं बस, सो दैट बाकी जो आप इनकम प्रूफ के लिए, इनकम प्रूफ के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का एक एफिडेविट आता है, वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास फॉर्मेट है, वो आप सिर्फ साइन करके उनको दे दीजिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। बाकी सारा डेटा आपका ऑलरेडी जहां से लोन लिया है वहां उनके पास है। ओके स्वप्निल सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एडवोकेट चंद्रकांत निकम बोल रहा हूँ, नेहरू से है। एक क्वेश्चन है कि समझो मेरा पक्का घर कोल्हापुर में है, बट फॉर ड्यू टू प्रैक्टिसिंग इन मुंबई आई एम सेटल इन मुंबई, तो क्या मैं मुंबई में ये स्कीम का फायदा ले सकता हूँ नवी मुंबई में? एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा है, मेरी बेटी है, शी इज वांट टू बाय फ्लैट इन कोल्हापुर इन हर नेम, और वो अर्निंग कर रही है बट शी इज अनमैरिड, तो वो फायदा ले सकती है क्या? 2 क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ पहले। At the time of submitting the data, you should not have any पक्का हाउस, राइट? तो अगर आपका नागपुर में घर है या इंडिया में कहीं भी घर है तो उसका डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने या किसी PLI ने आपका डेटा भेजा भी
तो भी वो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द डेटा दैट यू ऑलरेडी ओन, राइट। तो ये आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। रिगार्डिंग आई थिंक कोई तो बात कर रहा है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में आपकी डॉटर है, अनमैरिड है, राइट? तो शी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। जब वो लोन लेगी तो वो लोन अपने लिए मतलब उसके नाम पे लेगी, या प्रॉपर्टी लेगी वो अपने नाम पे लेगी। हो सकता है आप उसमें को बोरोवर या उस लोन के स्ट्रक्चर पे रहो एज अ को ओनर ऑल्सो, लेकिन शी विल बी द प्राइमरी होल्डर, सो शी विल बी एलिजिबल फॉर PMAY सब्सिडी। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू। यस प्लीज, किसी ने हाथ रेज किया था। Hello, I am Prabhakar Shetty. Hello. Yeah, tell me, sir. Prabhakar Shetty, whether Mumbai is covered, and if not, which other towns are covered near to Mumbai? Near to Mumbai. Whether Mumbai is covered under the scheme? Yes, Mumbai is covered under the scheme, and the towns nearby Mumbai are also covered. Boisar is covered, Kalyan, Thane, Palghar, all these nearby towns are covered in Mumbai. Okay, thank you. Okay. Yes, next question. किसी के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। स्वप्निल जी, सुशांत बात कर रहा हूँ। बोलिए सुशांत। क्या आप उसमें इसमें और एक हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें कि अभी पहले कैसे होता था कि जहाँ पे हम लोग CLA से सप्लाई करते थे तो सिर्फ हम लोग को बेनिफिट था कि सिर्फ PLI विल बी कम्युनिकेट विद द NHB एंड देन यू विल गेट द सब्सिडी। नाउ द फैसिलिटी गिव्स टू द कस्टमर कि आज के डेट में जो एक कोड जनरेट हो रहा है, तो आज जो PLI जो हमें मिल रहा है तो कस्टमर उसको फॉलो कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट सुशांत, आई मिस दिस पॉइंट। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको जल्द से जल्द सब्सिडी मिले। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, बट रिसेंटली नवंबर 2019 में उन्होंने अपना जो पोर्टल है उसको पूरा रिफर्बिश किया है, उसको पूरा चेंज किया, प्रोसेस को चेंज किया। अभी उसके वजह से क्या होता है, पहले कस्टमर्स का बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि हमारा सब्सिडी नहीं आई है हमको, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या PLI बोलती थी कि नहीं हमने तो प्रोसेस कर दिया है, अभी वो NHB के पास है या हुडको के पास है, हमको तो नहीं पता अभी क्या स्टेटस है। तो टू चेंज ऑल दिस NHB हैज कम विद अ न्यू पोर्टल, और उस नए पोर्टल के हिसाब से जैसे ही कोई HFC या कोई PLI रिक्वेस्ट डालती है या डेटा सबमिट करती है, उसके पहले कस्टमर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि आपका डेटा सबमिट हो चुका है, या जो भी स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का PMAY सब्सिडी का, उसका आपको ट्रैकर का एक लिंक आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को अभी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, किसी को बॉदर करने की जरूरत नहीं, वो बैठ के वो लिंक पे वो देख सकता है कि फाइल मतलब मेरी सब्सिडी कहाँ पे क्या स्टेटस है उसका, HFC के पास है कि NHB के पास है, NHB से सब्सिडी आ चुकी है, HFC ने हमको बताया नहीं है, मतलब एवरीथिंग हैज बिकम ट्रांसपेरेंट एंड वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। सो दिस इज अ वेरी और ये स्कीम ऐसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे ज़्यादा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली सक्सेसफुल स्कीम्स, जहाँ और उन्होंने और ट्रांसपेरेंसी इसमें लाई है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो उन्होंने अभी रिसेंटली करे हैं। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। स्वप्निल जी और सतीश जी दोनों बने रहिए और तमाम पार्टिसिपेट बने रहिए। अब मैं आपको आपके सामने सभी के इनवाइट कर रहा हूँ फार्म टू होम के लिए। जो फार्म टू होम क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, ये बताने के लिए, और किस तरह से काम करता है फार्म टू होम, किसानों के प्रोड्यूस किए गए वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, तमाम जो अनाज वगैरह कैसे हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर मिले, कैसे डायरेक्ट कंज्यूमर को मिले, फार्मर्स प्रोड्यूस, तो वो बताने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ शीतल नातू जी, पूना से जुड़ी है, पूना से। शीतल जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सुनील जी, थोड़ा सा आपने हमारे लिए टाइम रखा। बिल्कुल, हमेशा रखते हैं, आप काम ही ऐसा कर रही हैं। थैंक यू सर। तो फार्म टू होम ये महासेवा का एक इनिशिएटिव है, उपक्रम है, जो कोविड के दौरान उससे जंग लड़ने के लिए वन ऑफ द इनिशिएटिव। सुनील शर्मा सर ने विचारित
एक मिनिट सर, तुमचे नंबर्स शेअर करता येतात? सो फार्म टू होम ये महासेवा का वन ऑफ द इनिशिएटिव है जो खुद श्री रमेश प्रभु ने स्टार्ट किया है। जब इसेंशियल कमोडिटी सोसाइटी तक नहीं पहुंच रहा था तब उन्होंने स्टार्ट किया है इस कॉन्सेप्ट को या इस उपक्रम को स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ के ऊपर हो गया है। 26 को इसका लॉन्च हुआ था और ये फार्मर्स को जुड़ने का एक महत्वपूर्ण धुआ बना है। So what it does is essential commodities like fruits and vegetables that can be bought directly from the farmers. तो उसमें सारा middleman और APMC को bypass करते हुए ये directly आपके सोसाइटी और घरों तक आ जाएगा। तो इसमें farmers को भी बहुत राहत मिल जाएगी और उनका प्रोड्यूस राइट दाम पे उन्हें बेचने को आएगा। एंड फॉर द सोसाइटी मेंबर्स जो कंटेमिनेशन का जो डर लगा रहता है दैट कैन बी इवेडेड। सो जैसे कम लोग हाथ लगाएंगे, ऑल वेजिटेबल्स विल बी पैक्ड एंड इट विल कम टू योर डोर। ऑल दिस हैपेंस थ्रू अ ऐप। नाउ दिस ऐप इज कॉल्ड farm2home.online. It is available on Google Play Store and you have to download the application and look for your society. आपकी society अगर registered है, there are several people who are listening to this, तो they would be registering. अगर आपकी society registered है, तो you have to just pick up your society and see what is available. If your stuff is not available, you can call at the number given. क्योंकि उस locality में अभी farmers आए हैं या नहीं, may not be, तो every area is allocated to a farmer. तो आपकी अगर एरिया में नहीं है तो आप हमें बता दें और आपको लाइक एनी अदर ई कॉमर्स पोर्टल्स में होता है वैसे यू हैव टू गो शॉपिंग। तो आपको धनिया है, टमाटो है, कोई सब्जी है, काकड़ी या भिंडी, आपको जितना चाहिए उतना आप परचेज कर लें एंड वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर लें। नाउ देयर इज अ डिफिकल्टी हियर that farmers need to come to Pune from quite a distance, like Pune, Nasik and all that. तो वहां पे उनको transport भी काफी लगता है। So they can only come after the cumulative order of your society or a cluster of a society reaches around 1 ton plus. तो 1 टन का माल जब उनको ऑर्डर जब डिमांड जनरेट हो जाता है तब वो आ सकते हैं। तो ये उपक्रम इसलिए जरूरी है ताकि इट रीचेस टू मैक्सिमम पीपल एंड मैक्सिमम पीपल गेट एसोसिएटेड टू दैट, सो इट रिलीव्स द फार्मर्स। पोस्ट कोविड भी अभी लॉकडाउन तो खुल गया है, करीब खुल गया है, सो दे विल बी मोर भीड़, दे विल बी यू आर बी मोर एक्सपोज टू मोर कंटेमिनेशन। सो इसीलिए इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट ऑल योर वेंडर्स दैट यू चूज आर वेरी केयरफुली डन बाय यू। तो ये हमारे इनिशिएटिव का एक छोटा सा एवी है। आई विल विद सुनील जी परमिशन कैन आई शेयर इट। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसमें चैट बॉक्स में आई लीव द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन, यू कुड गो थ्रू इट एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी फॉर अ लिटिल एवी। तेवीस मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा। 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता। पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद। फळे, पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे। शेतात शेतीमाल तयार होतोय पण तो नेता येत नाही, तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती। यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे। यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला। त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला। 15 दिवस रात्र मेहनत करून
अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला. या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवार आलेले हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा. लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोतच की मदत करायला. जय महाराष्ट्र. देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन दी फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स. जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, मग त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल हा डायरेक्ट कंझ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत ह्या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले. तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे. विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळायच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि ह्या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल. आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. येस सर, धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे, देखा आपने किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार के मुख्य सीनियर मंत्री सुभाष देसाई जी ने शुभकामना दिए और बताया कि ये दिलासा देगा फार्म टू होम किसानों को और कंज्यूमर को. साथ ही शीतल नातू जी. हाँ जी, ये छोटा हमारा इनिशिएटिव है, उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके ब्लेसिंग की जरूरत है. सोसाइटीज में आगे आने की जरूरत है ताकि वॉल्यूम में ये खरीदा जा सके, डायरेक्टली फार्मर्स यहाँ पे आ सके. जैसे ही आपका वीकली बाजार है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. एक वीक में हम ऑर्डर कलेक्ट करते हैं बट वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वो फॉलो किया जाता है ताकि मेंबर्स को अपने घर तक वो सामान मिल जाता है. उनका जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली वो उनको मिल जाता है. तो दिस इज अ लिटिल एडेड एक्सटेंशन टू द वीकली बाजार.
और वैसे सोसाइटी में हो ही रहा है। जैसे वीकली कॉर्नर में हो जाता था, सोसाइटी के बाहर हो जाता था, वो सोसाइटी के अंदर हो रहा है। दैट इज द बिग डिफरेंस। और इसको सपोर्ट करें, ये ऐसा हमारी बहुत मन से अपील है। सो इसी के बराबर मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। चैट थैंक यू बॉक्स से में अपना ही आप लिंक चैट डाल बॉक्स में दीजिए। शेयर कर दें आपके नंबर्स और लिंक फॉर्म टू होम का। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरा नंबर भी नोट कर लें। कुछ स्वप्निल कटारे और सतीश जी तो शेयर करेंगे मोबाइल नंबर वगैरह, लेकिन आपको यदि इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे, और यह आने वाले अपकमिंग हमारे जो इवेंट्स है, जो कॉन्फ्रेंस है 11 बजे हम लोग करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में इन्विटेशन चाहिए आपको या कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे प्लीज। मेरा नंबर है, आप प्लीज नोट करें, 9920378133। नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9920378133। सुनील शर्मा। दोस्तों धन्यवाद को चाहूंगा मैं। और कोई क्वेश्चन है सुनील जी किसी के? सर चार्ट बॉक्स में कुछ लास्ट शायद लिखा, अभी लास्ट आपने पढ़ा होगा शायद, केन वैशाली शर्मा है शायद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपके चार्ट बॉक्स नहीं देख, लेकिन आपके यदि कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, कुछ अभी भी क्वेरीज है इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे, तो आप पूछ सकते हैं। अपना ऑडियो ऑन करें और सवाल पूछे अपना नाम बताकर। जी हाँ स्वप्निल सर। सर हाँ इरावण बताइए बोलतो. तर मला तुमचे पीपीटी पाठवता काय 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 पाहिजे? पीपीटी पाहिजे। हो पीपीटी पाठवतो मला। हो सर मुझे एक क्वेश्चन था। बताइए। अगर वो एक पर्सन है, उनकी टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, टेनेंटेड मतलब वो प्रीमाइस में रह रहे हैं, उनके नाम पे ही है वो, तो वो दूसरा घर ले सकते हैं इस स्कीम से, ये कर सकते हैं ओनरशिप बेस पे? इस स्कीम में बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि जिस टाइम पे आप डेटा भेज रहे हो या जिस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो स्कीम के लिए, उस टाइम पे आपके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर वो तो टेनेंटेड में है ना, एज अ लैंडलॉर्ड पागड़ी सिस्टम में। हाँ, तो अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर ही कैन अप्लाई, ही इज तो एलिजिबल। ये टेनेंटेड प्रॉपर्टी है तो चलता है ना, तो तो उस चलता है, स्कीम हाँ। में जा सकते तो हैं। जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, बाकी अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे तो। ओके, थैंक यू। या हॅलो और यस स्वप्निल सर तुमचा नंबर शेअर करा प्लीज. नंबर शेअर केलाय मी, परत एकदा टाकतो ग्रुपवर। ओके. और कोई है अभी भी किसी, यस कोई हो आपको, आपकी कुछ जानकारी आपको इन स्कीम्स के, तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपके कुछ सवाल हो, या आपको फाइनेंस की कुछ जरूरत है, जो फाइनेंस की कैटेगरी, जो फाइनेंस के आंकड़े बताए हमारे स्वप्निल ने और हमारे सतीश जी ने, तो आप इनके नंबर पर, इनकी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आप इनसे एडवाइस ले सकते हैं, आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें अच्छे अनुभवी लोग हैं और आरबीआई से जुड़े लोग हैं जो रिटायर हो चुके, और ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं। तो आपको एक परफेक्ट और एक निचोड़ वाली आपको एडवाइस मिलेगी, और एक परफेक्ट पारदर्शिता के साथ में एडवाइस मिलेगी, आपको सर्विस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सभी का। अभी भी कुछ सवाल हो, नहीं तो फिर मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस का समापन करूंगा, यदि आपके किसी के सवाल नहीं हो तो। बिल्कुल नंबर शेयर कर दिए गए हैं। तो स्वप्निल जी और सतीश जी, अभी तो मुझे लग रहा सभी संतुष्ट हैं आपके प्रेजेंटेशन से और आपको थैंक यू बोल रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी का सवाल नहीं है तो आप दोनों का। सुनील जी एक क्वेश्चन आया है विशाल राणे का, कि उनका नवी मुंबई में एक फ्लैट है, तो कुछ रायगढ़ में दूसरा फ्लैट परचेज करेंगे तो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वो? नहीं, इंडिया में कहीं भी फ्लैट है आपके नाम पे तो आप एक नया फ्लैट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिस टाइम पे आपका डेटा जा रहा है उस टाइम पे आपके
नाम पे कोई और दूसरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्लियरली गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। बिकॉज ये स्कीम जो है ना, वो एक अफोर्डेबल कस्टमर्स को प्रेरणा, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए दी गई है। तो सेकंड फ्लैट अगर हो रहा है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। स्वप्निल जी, ये तो फ्लैट, स्वप्निल जी ये तो फ्लैट का सवाल रहा। यदि आपके देश भर में कोई फ्लैट हो तो नहीं मिलेगा, स्कीम के आप पात्रता नहीं होगी। लेकिन वो जो लाखों लोग, करीबन मुंबई में अभी भी 50% की आबादी जो स्लम में, एसआरए में रहती है, स्लम रीडेवलपमेंट जो हो रहा है, तो उसमें जो जिनके स्लम में रूम है, जो उनके झोपड़े हैं और जो एसआरए में जा रहे हैं फ्लैट्स वगैरह, या वो फ्रेश फ्लैट लेते हैं वसई, विरार में, पालघर में, वो तमाम लोग, तो क्या वो पात्र होंगे? बिकॉज जो झोपड़ी हैं या झुग्गियां हैं, उनको पक्का हाउस नहीं माना जाता है। तो अगर पक्का हाउस नहीं है तो आप एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। मतलब एसआरए वाले जितने हैं मुंबई में, लगभग आप मान के चलिए करीबन 40 लाख अभी भी लोग स्लम में रहते हैं मुंबई में, तो वो लोग पात्र हैं। यदि वो पालघर, वसई, बोईसर, जहाँ पे भी सेकंड होम या फर्स्ट होम, उनके लिए सेकंड होम है, लेकिन वो पक्का घर फर्स्ट ही होम है, तो उनके लिए ये स्कीम पात्र है, आप आ सकते हैं इस स्कीम। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। अभी किसी का सवाल नहीं है, तो तमाम जितने पार्टिसिपेट हैं, इंफॉर्मेटिव अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सभी ने थैंक यू बोला है। स्वप्निल जी और सतीश जी आपको, तो थैंक यू सुनील जी, आपको भी। आप बिल्कुल आपको भी बहुत आज आए और बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी आपने सरल लैंग्वेज में, दोस्तों आपके लोगों की हिसाब की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपने समझाया और लोगों को समझ में आया पूरी तरह से। स्वप्निल जी आपका धन्यवाद, सतीश जी आपका धन्यवाद। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू सभी लोग जुड़े आज इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट का, सभी का धन्यवाद देते हुए, दोस्तों कल का मैंने सब्जेक्ट बताया आपको, जुड़े रहिए कल तक। कल जुड़िएगा जरूर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं सभी का धन्यवाद देते हुए, पार्टिसिपेट जितने जुड़े उन लोगों का, फेसबुक पे जितने लोग जुड़े, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दर्शक, उन सभी का धन्यवाद देते हुए कल के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल मिलेंगे जरूर 11 बजे नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट को, सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बच्चों। Vishal, are you there? Vishal Gala? Yeah, Vishal. Sanjeev Vora ji. हेलो 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 संजीव जी, एंड हुआ ना मीटिंग? हेलो। हाँ संजीव जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। एंड किया ना सुनील जी ने? हाँ हेलो। हाँ सर। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था तभी, अभी बोलिए ना, बोलिए। देखता हूँ, रुको 2 मिनट रुको।
नहीं नहीं वैसा नहीं, आपको एंड ऑल करना है आपको।